बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डाइन की बेटी के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो आलती पालती मारे बैठा था। इसके सामने बड़े से फुलादी थाल में आग सुलग रही थी। आग के शोले 1 फुट से ज्यादा बुलंद हो रहे थे। दुहाई है महाराज, दुहाई है। अचानक ही हाल में किसी औरत की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही इसने आंखें खोल दी। यूं लगा जैसे जीरो के 2 बल्ब सुलग उठे हों। वो अपने डेले घुमाकर धुएं की इस इंसानी शबिया को तकने लगा था जो इसके सर से चंद फुट की बुलंदी पर फैन की तरह चकरा रही थी। दुहाई की सदाएं इसी शबिया से नशर हो रही थी। नीचे आओ रत्ना बाई, वो खरखराती आवाज में बोला। एक ही लम्हे में धुएं की इंसानी शबिया ने गोता लगाया और नाग पुजारी के बाएं हाथ की जानब इंसानों की तरह जमीन पर टिक गई। हाँ बोल, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? महाराज, मैंने नीनी और इसके शौहर नसीर का बहुत पीछा किया लेकिन नसीर के घोड़े की गर्द को भी ना पा सकी हूँ। नसीर, नीनी और इनका घोड़ा ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। रत्ना बाई, तू जा और मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों के दरमियान जा बैठ। मैं तेरी बेटी नीनी और तेरे दामाद नसीर को तलाश कर लूंगा। खबरदार जो लोगों में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नहीं महाराज, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मेरी बेटी नीनी या मेरा दामाद नसीर मुझे लोगों में मिल गए तो ठीक है, अब तू जा। नाग पुजारी इसका जुमला उचकते हुए बोला और एक खौफनाक आवाज से धुएं की शबिया गायब हो गई। पुजारी ने अपने जानों के नीचे रखा हुआ एक पक्की मिट्टी का बना हुआ लोटा निकाला। लोटे के ऊपरी हिस्से का मुंह और टूंटनी पीले रंग के काटन से बंद थी। पुजारी हिंदी जुबान में कोई मंत्र पढ़ने लगा। वो जूं मंत्र पढ़ता रहा, इसकी आवाज भारी होती गई और चेहरा खौफ से खौफदार होता गया। थोड़ी देर बाद इसने अपने दोनों हाथ लोटे के गिर्द बाला ही बाला घुमाए और फिर टूंटनी से काटन का काक हटा दिया। काक के हटते ही टूंटनी से 4-5 इंच लंबे और सूत बराबर मोटे सांप निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते 20 सांप यहाँ सपोले निकले और पुजारी के गिर्द रेंगना शुरू हो गए। सुनो मेरे मित्रों, पुजारी रेंगते हुए सांपों से मुखातब हुआ। अपने कदम बढ़ाओ और मंदिर के सुनसान हिस्सों में फैल जाओ। ढूंढो इन दोनों इंसानों को जिनमें एक मेरी पुजारन रत्नाबाई की सीनो जमील बेटी है। हाँ, वो डाइन की बेटी है। इसे घेर कर इस कमरे में ले जाओ जहाँ नूर, कमर और शमसा कैद हैं। आज मैं तीनों लड़कियों के साथ जिनसी खेल खेलूंगा और फिर नाग देवता के चरणों में तीनों की बलि चढ़ाऊंगा। और डाइन की बेटी के साथ एक लड़का भी होगा। इसे जहाँ भी पाओ इसके जिस्म में इतना जहर भर दो कि वो हड्डियों का ढांचा बन जाए। सांप रेंगते हुए इससे दूर होते चले गए। वो पुजारी से जूं दूर होते गए। इनकी लंबाई और मोटाई भी बढ़ती चली गई। बाहर निकलो मेरे दासियों। वो फिर से खूनख्वार नजरों से लोटे को घूरते हुए बोला। अभी बोला ही था कि टूंटनी के सुराख से धुएं की बारीक बारीक लहरें निकलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते 7 लहरें निकली और जमीन छूते ही वो 7 हसीनो जमील और जवान लड़कियां बन गई। वो 7 हिंदुआना लिबास जेबतन किए हुए थी। इनके सर के बाल बहुत ही घने, लंबे और स्याह थे। तुम 7 में 3 डाइने हैं और 4 बदरूहे हैं। जाओ, मंदिर से बाहर जाओ और किसी तरह भी रत्ना डाइन की बेटी नीनी को घेर कर मेरे पास ले आओ। और सुनो, डाइन की बेटी नीनी ने इन 2 मुस्लिम लड़कियों के भाई से ब्याह रचा लिया है। वो मेरे मंत्रों की जद से बच निकला है। इसे अपनी अदाओं में फांस कर रत्नाबाई के पास ले जाओ ताकि वो अपने दामाद का कलेजा खा सके। आओ मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें रत्नाबाई डाइन के दामाद की शक्ल दिखला सकूं। ये कहते हुए इसने अपनी धोती से एक आईना निकाला और 7 खबीसा को दिखला दिया। सांपों की खतरनाक फुनकार सुनते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। नीनी भी चौंके बगैर फुनकार की तरफ मुतवज्जा हुई थी कि सांपों की एक और रूह लर्जा देने वाली आवाज सुनकर राहदारी की दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई। दोनों तरफ से खाकी रंग के 2 सांप फुनकारते हुए हमारी तरफ रेंगते नजर आए।
ان کی लंबाई किसी तरह भी 7 फुट से कम न थी। वो आम सांपों से कुछ ज्यादा ही मोटे थे। नसीर नीनी मेरी तरफ मुतवज्जा हुए बोली। इसके लबों पर हकारत भरी मुस्कुराहट थी। ये डसने वाले सांप नहीं हैं, बल्कि ये मदन लाल की गैर मरी कुव्वत का करिश्मा है। इनके ताक़ब में बढ़ते आइएगा। मुझे यकीन है कि ये इसी तरह के दीगर सांप सिर्फ मुझे घेरने के लिए भेजे गए हैं। उम्मीद है ये सांप हमें नूर, कमर और शमसा तक पहुंचा देंगे। नीनी की बात पूरी होने तक सांपों की मजीद 2 फुनकारें बुलंद हुई और दोनों तरफ से 2 सांप मजीद रेंगते हुए आने लगे। मैं दम साधे खड़ा रहा, यहाँ तक कि 2 सांप मुझे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर मेरे करीब से गुजरकर नीनी की तरफ रेंगते चले गए। जरा सी देर में ये पोजीशन हो गई कि 2 सांप नीनी के आगे हो लिए और 2 सांप इसके पीछे पीछे रेंगने लगे। जैसे ही अगले 2 सांप राहदारी में मुड़े, नीनी भी इनके साथ मुड़ गई और अब नीनी की पुश्त पर मजीद 6 सांपों का इजाफा हो गया। नसीर होशियार, नीनी मेरी तरफ मुड़े बगैर चलाई। तुम्हारे पीछे 10 सांप रेंग रहे हैं। ये बहुत ही जहरीले सांप हैं। इन्हें फन से पकड़ते रहो और इनकी गर्दन तोड़ते रहो। मैं फौरन ही पलट पड़ा और ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि रेंगते रेंगते 2 सांपों ने अपने दहाने खोल लिए हैं। वो मुझे डसना ही चाहते थे कि मैंने फौरन ही न्याम से तलवार खींच ली। ये तलवार मैं घोड़े से अलग होते वक्त अख्तियातन न्याम समेत खींचकर अपनी कमर बेल्ट से अड़ा चुका था। एक लम्हे की तखीर किए बगैर मैंने तलवार के एक ही वार से सांप की गर्दन उड़ा दी और इसका अंजाम देखे बगैर दूसरे सांप को भी 2 टुकड़ों में बदल दिया। दीगर 8 सांपों की रफ्तार अचानक ही तेज हो गई, लेकिन मैं एक लम्हा के लिए भी गाफिल न रहा। किसी को अपने दस्ताने वाले हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला, किसी को तलवार के वार से 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह सांपों से लड़ते हुए भी मैंने नीनी का ताक़ब न छोड़ा, यहाँ तक कि 3-4 मोड़ मुड़ते ही नीनी से आगे रेंगने वाले दोनों सांप एक बंद दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। मैं दूर ही से देखता रहा। इस वक्त तो मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलकर रह गई जब अगले वाले दोनों सांप बांस की तरह अकड़ कर खड़े हो गए। खड़े हुए ही थे कि अचानक गहरे धुएं से ढक गए और जब धुआं हटा तो सांपों की जगह 2 मिट्टी के पुतले खड़े नजर आए। मेरे दिल की धड़कनें हादसाती हद तक तेज हो गई। मैं नीनी के मुतल्लिक सोचने लगा, लेकिन नीनी के चेहरे पर बजाय हैरत के मुझे मुस्कुराहट बिखरी नजर आई। फिर मिट्टी के एक पुतले ने अपना एक हाथ दरवाजे पर रख दिया। फौरन ही हल्की रोशनी का एक धमाका हुआ और दरवाजा आज खुद खुल गया। जाओ अंदर जाओ, एक पुतले ने खरखराती आवाज में नीनी से कहा। फिर वो सब कुछ हो गया जिसकी मुझे बिल्कुल भी तवक्को न थी। हुआ ये कि नीनी ने बिजली सी तेजी से अपने लिबास से एक हथौड़ा निकाला और इस तेजी से दोनों पुतलों के सर पर जरब लगा दी कि दोनों पुतलों के सर रेजा रेजा होकर बिखर गए और फिर इनके जिस्म भी हजारों ज़रात में बदल गए। ऐसा होते ही पिछले 10 सांपों के जिस्म आग की तरह दहक उठे और फिर देखते ही देखते वो राख बनकर गायब हो गए। आ जाइए नसीर, नीनी मेरी तरफ रुख करके पुकारी और मैं तेजी के साथ इसकी तरफ बढ़ता चला गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजरें मेरी दोनों बहनों पर पड़ी। गोया के भूख प्यास ने इनकी रंगत और इनके चेहरे बिगाड़ कर रख दिए थे। इनके लिबास बहुत ही मैली हालत में बदल चुके थे। इनके सर के बाल मिट्टी की तरह गूंदे हुए थे। वो दोनों बेसुध गर्द आलूदा चटाई पर पड़ी थी और हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ तक रही थी। नूर, नूर, कमर, शमसा, मैंने रोंदी हुई आवाज में दोनों बहनों को पुकारा। मुझे गौर से देखो और पहचानो, मैं नसीर अहमद हूँ। जुमला मुकम्मल होने तक मैं दोनों बहनों के करीब पहुंचकर बैठ चुका था। भैया, दोनों के लबों से एक वक्त आवाज निकली और वो मुझसे चिमट गई। नसीर, नीनी बार बार खुले हुए दरवाजे की तरफ तकते हुए मुझसे मुखातब हुई। नसीर, ये मलाप और रोने का वक्त नहीं है। नाग मंदिर के बड़े पुजारी मदन लाल को सांपों और बदरूहों की तबाही का इल्म हो चुका होगा। अपनी बहनों को सहारा देकर उठाओ और मेरे पीछे पीछे बढ़ते चले आओ। इससे पहले कि मदन लाल कोई दूसरा हरबा इस्तेमाल करे, मंदिर के अंदरूनी हिस्से से हमें निकल जाना चाहिए। मेरी बहनों में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई। इनके जिस्मों में
طاقت سما گئی اور وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ نینی نے کئی موڑ مڑے اور پھر مندر کے کھلے ہوئے بڑے دروازے سے گزر کر باہر نکل گئی۔ مین دروازے سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر لوگوں کا ہجوم سا موجود تھا، جن میں مرد، عورتیں اور بچے زمین پر دریاں اور چٹائیاں بچھائے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند لوگ جاگ رہے تھے اور ان کے درمیان چائے کی کیتلیاں لیے، کھانے کی مختلف اشیاء لیے چند عورتیں اور مرد گھوم رہے تھے۔ بیرونی طور پر روشنی کا معقول انتظام بھی نہ تھا، اس کے باوجود اتنی روشنی تھی کہ انسانی چہروں کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ نصیر نینی مجھ سے مخاطب ہوئی، اب تک جاگتے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی نظریں ہم پر نہیں پڑی۔ روشنی سے بچوں اور گنجان درختوں کے سائے میں بڑھتے ہوئے پارکنگ لاٹ میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں پارکنگ لاٹ جانتی ہوں، شاید آپ نے نہیں دیکھا۔ غور سے دیکھیے، آپ کا گھوڑا ہماری رہنمائی کے لیے چند قدم آگے آگے چل رہا ہے۔ نینی کی توجہ دلانے پر میں نے سامنے کی جانب نظر بر کر دیکھا۔ واقعی میرا گھوڑا ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ بہت جلد ہم پارکنگ لاٹ پہنچ گئے۔ یہاں کاروں، آٹو رکشا، سائیکل رکشا سمیت 3 بسیں بھی موجود تھی۔ بسوں کے کنڈکٹر مختلف گاؤں اور قصبوں کے نام لے لے کر آوازیں لگا رہے تھے۔ یہاں اچھی خاصی چہل پہل اور رونق تھی۔ اچانک نینی رکتے ہوئے بولی، نصیر آپ کار ڈرائیو کر سکیں گے؟ تھوڑی سی دشواری ہوگی نینی، میں اٹکتے لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں نصیر، کار میں ڈرائیو کروں گی، آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جائیے اور ہماری کار سے آگے نکلنے کی غلطی مت کیجیے گا، بلکہ ہماری حفاظت کے لیے کار کے پیچھے آئیے گا۔ اس کہانی کا لاسٹ اور بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 4 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 4 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔